ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। तो नीडी क्लासेज में आपके लिए 67th बीपीएससी क्रैश कोर्स सीरीज़ लेके आया है। 45 दिनों का यह कोर्स है। 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 20 फरवरी तक चलेगा यह कोर्स। इस कोर्स में हम लोग टॉपिक वाइज एक प्लान दिए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में दिया हुआ है। उसमें हर टॉपिक के लिए एक डेट डिटरमाइंड है और उसी डेट के हिसाब से हम लोग जो है वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। उसका वीडियो जा रहा है नीडी क्लासेज प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। वीडियोज़ को आप लोग देखें, लाइक करें और अपना जो कीमती सुझाव है उसको कमेंट के रूप में लिखें ताकि हमें पता चले, हमें प्रोत्साहन मिले, हमें पता चले कि हमें और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो अभी हमारा जो है हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री में का वीडियोज आ चुके हैं। उसके बाद साइंस में हम लोग बायोलॉजी के वीडियोज डाल चुके हैं। अभी तीसरा जो है वो भूगोल चल रहा है हमारा। भूगोल में पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जहाँ से हमने भारत के भूगोल से स्टार्ट किया था। तो उसमें आज पार्ट 2 जो है उसमें हम भारत के साथ पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो सबसे पहले बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा लंबा सीमा जो है वो कौन करता है, तो वो बांग्लादेश करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और किस किस राज्यों से साझा करता है और कितना किलोमीटर साझा करता है, ये है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा लंबा सीमा कौन साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। कितना किलोमीटर करता है ये भी प्रश्न रहता है, तो 4096.7 किलोमीटर। और किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। 5 राज्य हैं जिसमें से असम हो गया, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये आपके कौन से राज्य हो गए, नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए। ठीक है, जो हम लोग 7 सिस्टर जिसको कहते हैं। और फिर एक पश्चिम बंगाल हो गया। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश सीमा साझा करता है। फिर चीन के साथ दूसरा स्थान है भारत जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर। और किन किन राज्यों से करता है, लद्दाख से, अरुणाचल प्रदेश से। तो आप देखिए भारत जो है आपका तो भारत में यहाँ से लद्दाख से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक चाइना, और इधर बांग्लादेश आपका था, तो इतना दूर आपका चाइना साझा करता है। लेकिन बांग्लादेश इसलिए ज़्यादा करता है साझा क्योंकि पूरे चौड़ाई में बांग्लादेश आ जाता है ये। और ये जो है चाइना जो है वो 3488 किलोमीटर साझा करता है। किन किन राज्यों से, ऊपर में आपका उत्तर में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक ये सीमा साझा करता है। लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख के नीचे आपका उत्तराखंड हो गया, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ पूरब में यहाँ एक सिक्किम हो गया, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 5 राज्यों से आपका चीन भी सीमा साझा करता है। अब हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की जो है तीसरे नंबर पे आता है। तो पाकिस्तान कितना करता है, 3323 किलोमीटर। किन किन राज्यों से ये करेगा, यहाँ राजस्थान से, और ये जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, और ये गुजरात से, और यहाँ पंजाब आ गया। तो ये भी 5 राज्यों के साथ, कौन कौन सा, पहला राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये गुजरात। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेपाल। तो नेपाल जो है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, 2 राज्य हो गए जो उत्तर प्रदेश बिहार आपस में पड़ोसी राज्य हैं। फिर उत्तराखंड और सिक्किम और बंगाल, ये भी 5 राज्यों से। तो आप लोग देख रहे हैं ज़्यादातर जो भी ये राज्य हैं वो लगभग 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। ज़्यादातर के 5 राज्य जो हैं वो सीमा साझा कर रहे हैं किससे, आपके पड़ोसी देशों से। अब हम लोग आ जाएंगे म्यांमार पे। तो म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार भी आपका कहाँ हो गया, भारत के, ये भी भारत के। यहाँ आपका बांग्लादेश अगर ये सीमा साझा करता है तो उसके बाद इधर ये त्रिपुरा के नीचे ये इधर म्यांमार आपका सीमा साझा करेगा। तो म्यांमार भी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, 4 राज्यों से सीमा साझा करेगा। भूटान 699 किलोमीटर, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी 4 राज्यों से। अफगानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर करता है, अफगानिस्तान लद्दाख से। अगर आप ऊपर देखें
तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे इधर पाकिस्तान है और ये आपका ऊपर में भारत हो गया, तो आपको और यहाँ अफगानिस्तान बहुत छोटा साझा करेगा, यहाँ छोटा, तो आपको देखने में लगेगा कि अफगानिस्तान सीधा सीमा साझा करता ही नहीं है, लेकिन नहीं, 106 किलोमीटर ऐसा है। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर लद्दाख। और ये पीओके अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर जो है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहाँ से सीमा साझा करता है। तो कुल भारत 15,106.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है, किसके साथ? पड़ोसी देशों के साथ। अब हम लोग आगे आ जाएंगे। भारत के जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं। तो जैसे स्थलीय सीमा के साथ जो हमारे देश थे उनको हम लोग देख लिए, वैसे ही जलीय सीमा के साथ भी 7 देश हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, मालदीव। अब पाकिस्तान कहाँ है? भारत के पश्चिम में है, तो वो भी जलीय सीमा साझा करता है। मालदीव जो है भारत के कहाँ है? दक्षिण में है। मालदीव आपका लक्षद्वीप के पीछे और दक्षिण में। श्रीलंका जो है वो कहाँ है? भारत के, ये भी भारत के दक्षिण में है, पूर्वी साइड, बे ऑफ बंगाल साइड में, हिंद महासागर के पास। बांग्लादेश भी है ये बे ऑफ बंगाल में, जिसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है और इंडोनेशिया। तो आप अगर देखेंगे भारत के मैप को ध्यान से, तो भारत 7 देशों के साथ, जो कि पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के साथ, इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करता है। अब पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। अब यह कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लंबा संबंध राज्य है? ये भी एक टेबल कभी कभी पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इसमें बांग्लादेश से लगा जो पश्चिम बंगाल है वो 2216 किलोमीटर, सोचिए 2216 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जो बांग्लादेश से साझा करता है। कितना लंबा सीमा साझा करता है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल। यही कारण है कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो है इनफिल्ट्रेटर्स जो हैं, बहुत सारे ये बांग्लादेशी जो है वो पश्चिम बंगाल के थ्रू या पश्चिम बंगाल के रास्ते से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 651 किलोमीटर। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 520 किलोमीटर। भूटान असम के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 267 किलोमीटर। पाकिस्तान राजस्थान के साथ, अब राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ बीएसएफ रहते हैं हमारे तैनात पाकिस्तान राजस्थान के बॉर्डर पे, तो राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा 1080 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। कैसे प्रश्न रहेंगे? पूछे जाएंगे कि नेपाल जो है इनमें से किन राज्यों से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, 4 राज्य का नाम दे देगा आपको, या पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? अब हम लोगों ने पहले स्थल सीमा के देश देखे थे, फिर जल सीमा के भी देश देख लिए। अब जल एवं स्थल दोनों से लगे हुए देश कौन कौन है? बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। यह बृहत निकोबार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। एक एक पॉइंट जो है यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट होता जाएगा, एक एक पॉइंट से आपके प्रश्न रहेंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को आप याद रखिएगा। पहले इसका नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो जो आपका भूमध्य रेखा है उससे कितनी दूरी है इसकी? 876 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत हुआ आपका, और ये जो अगर आपका विषुवत रेखा हो गया या भूमध्य रेखा, उससे ये अब ग्रेट निकोबार या अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, तो इसकी दूरी कितनी है? अगर ये पिग्मेलियन पॉइंट है तो इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सबसे जो है पश्चिमी बिंदु क्या है? सर क्रीक गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु क्या है? किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न आ जाएगा। अब जैसे इंदिरा पॉइंट दक्षिणी पॉइंट है, वैसा ही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और पश्चिमी बिंदु कहाँ है? सर क्रीक गुजरात में। तो ये आपका इधर साइड में सर क्रीक गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया, और पूर्वी बिंदु कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में हो गया। तो अब ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी तो कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में, और पॉइंट कालीमरे जो तमिलनाडु में है, और पॉइंट पेड्रो जो जाफना में है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है।
तो पूछ देगा कि आपका कोलाबो पॉइंट कहाँ है, तो मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और पॉइंट पेड्रो कहाँ है, तो ये जाफना में है। कहाँ है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। ये आपका श्रीलंका हो गया यहाँ, और श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ जाफना है। ठीक है, तो श्रीलंका का पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो गया, ये हो गया, और उत्तर में कौन सा हो गया, तो यहीं कहीं जाफना है आपका। ठीक है, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब प्रश्न आ जाएगा कि भारत और चीन की सीमा को क्या कहेंगे, भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहेंगे, भारत अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहेंगे। तो भारत एवं चीन की सीमा को पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मैकमोहन रेखा कहते हैं, और यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। अब नोट, क्या नोट दिया हुआ है, काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। जो काराकोरम आपका रेंज है, काराकोरम जो पर्वत है श्रेणी, वो भारतीय उपमहाद्वीप जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है, वाटर डिवाइड बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा ग्लेशियर है, और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर। तो इसको काराकोरम के पास जो ग्लेशियर है उसको थर्ड पोल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ दोनों ध्रुवों के बाद, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ है, इसलिए इसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और ये भारत और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। अब जैसे भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा थी, वैसे ही भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा है जिसको डूरंड रेखा कहते हैं, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। तो आपकी मैकमोहन रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो वैसे ही सर डूरंड के द्वारा डूरंड रेखा जो है निर्धारित की गई थी। ऐसे नाम से ही आप समझ जाएंगे कि किसके द्वारा निर्धारित की गई थी भारत और चीन की रेखा। लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हमें पता चले कि आप लोगों की जीके की जानकारी कितनी है, या आपका कॉमन सेंस भी कितना चलता है। जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, कौन, डूरंड रेखा। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। क्यों, क्योंकि अब भारत जो है और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा था, लेकिन अब ये रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अब यह रेखा किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। क्योंकि 1896 में ही डूरंड द्वारा निर्धारित कर दी गई थी, तो भारत की को तो आज़ादी 1947 में मिली, और 1947 में ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, तो आपको याद रख लेना होगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, और भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो जो नाम है रेखा का, उन्हीं के द्वारा ये निर्धारित भी की गई है। अब डेट देख लेंगे, यह किस दिन, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 के दिन ही ये रेखा बनी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी है, काली नदी जो है वो सीमा बनाती है। और काली नदी अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में था। क्यों, क्योंकि नेपाल ने भारत के बहुत ऐसे काली नदी के आसपास के क्षेत्रों को क्या बता दिया था, अपना प्रदेश या अपना क्षेत्र बता दिया था। तो ये काफ़ी न्यूज में था। अब पटकाई की पहाड़ियाँ जो है वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो आप लोग, म्यांमार को अलग कौन सी पहाड़ी करती है, पटकाई। तो इससे ये भी प्रश्न आ सकता है कि पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो भारत के उत्तर पूर्व में पटकाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो दक्षिण में श्रीलंका भारत से एक पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो दक्षिण में श्रीलंका किससे अलग होता है, भारत से पाक जल संधि, जिसको पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो पाक जल संधि से दक्षिण में श्रीलंका भारत से अलग होता है। यहाँ पाक जल संधि से ये अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। तो राम सेतु कहाँ है, पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। और भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है क्या, भारत श्रीलंका से। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री प्रदेश, तो श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार। अब आप निकोबार द्वीप समूह अपने आप में बहुत बड़ा समूह है, बहुत द्वीपों से मिलकर बना एक समूह है। ठीक है, और इसमें ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में है। ये भी निकोबार द्वीप समूह भी ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार जो है उसमें
बटा हुआ है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार जो है, अब ऐसे कार निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में स्थित है। तो पहले अंडमान एंड निकोबार, पहले तो अंडमान और निकोबार में बटा हुआ है, उसमें भी ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान है, वैसे ही निकोबार भी ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार ऐसे बटा हुआ है। तो ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में स्थित है और यही जो है आपका इसके ठीक पास से फिर आपका इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। तो आपका अगर देशांतर रेखा जो भारत से गुजरती है, ये अगर आप देखें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। अब मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद के पास है, ठीक है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये कौन सी है रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब मैंने पहले बता चुका हूं कि पृथ्वी को अगर हम देशांतरों रेखाओं में बांटें तो यहाँ 0 डिग्री अगर हम लोग माने, तो अगर हम लोग ऐसे पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूर्वी देशांतर, अगर इधर बढ़े तो पश्चिमी देशांतर होगा। तो भारत की स्थिति कहीं यहाँ ऐसी है, तो इसलिए यहाँ कहीं भी देशांतर होता है। और ये कितना है? 82.5 डिग्री देशांतर, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर है तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। डिटेल्ड कोई भी मैप से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लूसेंट का क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है, इसमें कम समय में हमको कंप्लीट करना है पूरा। तो मिर्जापुर से प्रश्न आ जाएगा, कहाँ से गुजरती है? तो मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अब 5.5 घंटा ग्रीनविच समय से आगे है, मतलब अगर ये ग्रीनविच, अगर जो सबसे मानक रेखा है जो पूरे विश्व के लिए है वो ग्रीनविच रेखा है। और ये ग्रीनविच रेखा कहाँ? इंग्लैंड के रॉयल लेबोरेटरी से गुजरती है। इसको 0 डिग्री माना गया है। अब क्यों वहाँ से माना गया है? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय, जिस समय यह रेखा को माना गया था पूरे विश्व के द्वारा मानक रेखा, उस समय इंग्लैंड का शासन लगभग पूरे विश्व पे था। तो इसीलिए इंग्लैंड का जो है वो प्रभुत्व था सभी देशों पे। तो इंग्लैंड से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री मान लिया गया। अब पृथ्वी जब ऐसी है और बीच में सबसे ज़्यादा इसका डायमीटर था, ऐसे अगर पृथ्वी है तो इसको भूमध्य रेखा बांटना तो आसान हो गया, क्योंकि बीच में सबसे ज़्यादा डायमीटर था इसका। थोड़ा सा बल्कि है पृथ्वी यहाँ बीच में, तो ऐसे तो बांटना आसान हो गया। ये भूमध्य रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कैसा बांटा जाए इसका निर्धारण मुश्किल था। तो ब्रिटेन से पास करने वाला जो रॉयल लेबोरेटरी से जो एक रेखा मान लिया गया, काल्पनिक रेखा, वो जो काल्पनिक देशांतर रेखा था उसको 0 डिग्री देशांतर माना गया। और यही माना गया कि ये पूरे गोलार्ध को, पूरे पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देगा। अब इसके उत्तर में जो आ गए वो पूर्वी गोलार्ध कहलाए, इसके पूरब में जो आ गए वो पूर्वी गोलार्ध कहलाए, और जो पश्चिम में आ गए वो पश्चिम गोलार्ध कहलाए। तो भारत की स्थिति कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। अब इसको मानक समय भी इसी से माना गया। अब कैसे माना गया मानक समय में? तो मानक समय मानने का है कि पूरा अगर पृथ्वी को आप लोग देखें तो कितना डिग्री हो गया पूरा पृथ्वी, अगर यहाँ से लेके पूरा यहाँ चलें तो 180 डिग्री पहुँचेंगे, और ऐसे ही इधर से इधर चलें पश्चिम में तो 180 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री आप जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूम जाती है। 0 डिग्री से अगर शुरू माने तो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री कितने मिनट में, कितने घंटे में? तो 24 घंटे में। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो अगर इसको आप लोग मिनट में बदल लें तो 24 × 60 मिनट में 360 डिग्री। तो वैसे ही आप 1 डिग्री अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 24 × 360 को भाग दे देंगे 360 से, तो आपका निकल जाएगा। तो लगभग 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। तो अगर इससे पता चल जाएगा कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। तो उसी प्रकार से भारत जो है चूंकि 0 डिग्री मानक समय से कितना आगे है? 82.5 डिग्री आगे है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री आगे है, तो इसको अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री 4 मिनट, तो फिर 82 डिग्री कितना घंटा हुआ, और 82.5 डिग्री तो ये 5.5 घंटा आ जाता है। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये अगर 1 डिग्री 4 मिनट आ रहा है तो फिर
82.5 डिग्री कितना, आधा डिग्री कितना आएगा, 2 मिनट होगा। वैसे ही 82 डिग्री कितना आएगा, उसको आप लोग मिनट में बदल लीजिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। अब ये आगे और पीछे कैसे हुआ, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस से, अगर माने मतलब अगर पृथ्वी का एक्सिस ये है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, ये पृथ्वी का एक्सिस है और ये क्या है, एक ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो है, जिसको उससे जो पृथ्वी झुकी हुई है उसको एक्सियल टिल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके एक्सिस का, इसके अक्ष का झुकाव जो है वो कितना है, 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है और ऐसे में ये घूमती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट में, मतलब पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो अब जो पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमेगी, अगर सूर्य यहाँ है तो आप खुद सोचिए क्या होगा। जो भी पहले, अगर आप अपने हाथ में एक बॉल को इमेजिन कीजिए और मतलब कल्पना कीजिए और सोचिए कि वो बॉल जो है, एक गेंद जो है वो किसी बल्ब के सामने रखा हुआ है और उसको आप घुमा कर देखिए, तो जिस डायरेक्शन में आप घुमाएंगे, जिस दिशा में घुमाएंगे, अगर उसको आप पश्चिम से पूर्व की दिशा में घुमाएंगे तो देखेंगे बल्ब के सामने रख के कि पूर्व वाला जो क्षेत्र है वहाँ बल्ब की रोशनी पहले पड़ी और उसके बाद पश्चिम वाला क्षेत्र में बल्ब की रोशनी आई। क्यों, क्योंकि पृथ्वी घूम कैसे रही है, वो बॉल घूम कैसे रहा है बल्ब के सामने, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा तो पूर्व का जो भी क्षेत्र है, यहाँ पूर्व में जो भी क्षेत्र है वो सूरज के पहले आ जाएगा और ये फिर घूम के आगे पहुंच जाएगा, तब पश्चिम वाला क्षेत्र वहाँ उसके सामने पहुंचेगा। तो इसी कारण से भारत चूंकि पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसीलिए ग्रीनविच मेरिडियन से 0 डिग्री से कितना आगे है, 82.5 डिग्री आगे है, इसलिए 5.5 घंटा आगे है। तो इससे यह बात साबित होता है कि जो भी पूर्व में होगा किसी भी क्षेत्र के, तो वहाँ सूर्य पहले उगेगा। यही कारण है कि भारत में भी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य उग जाता है और गुजरात में 2 घंटा बाद। क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 डिग्री देशांतर का लगभग अंतर है। तो 15 डिग्री देशांतर का अगर अंतर हो, 4 मिनट के हिसाब से अगर आप लोग मिलाएं तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसीलिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर लगभग हो जाता है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर। अगर आप लोग मैप में देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतर भारत है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को अगर आप लोग देखें तो इसमें लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो इसीलिए यहाँ सूर्य पहले उग जाएगा, यहाँ के बाद में। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब का क्षेत्र है, ये पश्चिम का क्षेत्र है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में सूर्य के उदय होने में 2 घंटे का समय लगेगा। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट मैं बता चुका हूँ, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट जो कि 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। तो यही कारण है कि 2 घंटे का अंतर रहेगा। तो जो भी क्षेत्र पूर्व में आएंगे, अब जैसे जापान भी है, जापान का भी अगर आप लोग मैप में देखें तो भारत से और ज़्यादा पूर्व में है जापान, तो इसीलिए जापान में भारत से पहले भी सूर्य उग जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर जापान में जब दिन होगा उससे पहले ही दिन, जापान में जब दिन होगा उससे बाद में दिन भारत में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा समझाना मेरे को यहाँ ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने इसको समझा दिया। ऐसे इतना ज़्यादा डिटेल हम लोग करेंगे तो टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ ज़रूरी लगेगा मैं आपको समझाते रहूँगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कि देशांतर किन किन राज्यों से गुजरता है। तो 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजर जाती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरेगी, भारत के मध्य से। ये भारत हो गया और यहाँ से ही कर्क रेखा लगभग गुजर जाती है। तो ये किन राज्यों से होते हुए गुजरती है, ये लगभग पहले 8 राज्यों से गुजर जाती है। तो कौन से राज्य हैं 8 राज्य, राजस्थान, गुजरात से शुरू होते हुए आप राजस्थान पे आएंगे, फिर मध्य प्रदेश में आएंगे, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़ पे आएंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा गुजर जाएगी।
तो कर्क रेखा जो गुजरेगी वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। ये 8 राज्य आपको याद कर लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही देशांतर रेखा किससे गुजर रही है उसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब कर्क रेखा जो है, मकर रेखा, ये क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ये भूमध्य रेखा हो गया आपका 0 डिग्री, 22.5 डिग्री उत्तर और 22.5 डिग्री दक्षिण। उत्तर जो होता है 22.5 डिग्री नॉर्थ में, उसको हम लोग कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 22.5 डिग्री जो दक्षिण में हुआ उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं, और बीच वाला आपका इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहलाता है। तो ये कर्क रेखा जो है, चूंकि भारत की स्थिति यहाँ ऐसी ही हो जाती है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि यहाँ है भारत, और ऐसे अगर बांटें देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से, तो ये पूर्वी गोलार्ध में भी है भारत। इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि बार बार पूछ देता है कि भारत किस गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध। अगर पूर्वी पश्चिमी की बात, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत। तो इसको दोहराना, अब इंटरेस्ट तभी बना रहेगा जब थोड़ा मैप के अनुसार और थोड़ा थोड़ा कम से कम मैप बनाकर अगर चला जाए, तभी ज्योग्राफी की खासियत यही है कि ज्योग्राफी तभी समझ में आता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें समझना क्या है, इसको रट जाना है कि राजस्थान गुजरात। अब देखिए रटने में भी एक तरीका है। अगर आपको मैप देखें तो गुजरात से शुरू होते हुए राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए, छत्तीसगढ़ का बाउंड्री साझा करता है झारखंड। झारखंड से हम लोग पहुंच गए पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल जब आप पहुंचेंगे तो फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र ही होंगे, त्रिपुरा और मिजोरम पे पहुंच जाएंगे, तो 8 राज्य हो गए। वैसे ही अगर आप लोग देशांतर में देखेंगे कि ये भारत हो गया, अगर ऊपर में देशांतर तो उत्तर प्रदेश, उसके नीचे आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के से ऐसे सटा हुआ फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा आ जाएगा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ठीक है, तो आपका जो विषुवत रेखा है, अब चुंबकीय विषुवतीय रेखा क्यों कहा, मैग्नेटिक पोल क्यों कहा, तो इसका कारण है मैग्नेटिक पोल कहने का विषुवत रेखा। भारत, अगर हम लोग पृथ्वी को अगर ऐसे देखें तो हम लोग तो ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे बांट दे देते हैं, और ऐसे बांट कर हम लोग इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल कह देते हैं, और इसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह देते हैं या इक्वेटर कह देते हैं। लेकिन वास्तव में पृथ्वी को अगर बांटा जाए तो पृथ्वी ऐसे ना होकर पृथ्वी ऐसे है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी एक्सियल टिल्ट है। पृथ्वी में कितना टिल्ट है, एक्सियल झुकाव है, अक्ष पे झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। तो असल में ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो थोड़ा 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो वही वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरेगा, दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं। अब भारत जो है उसको एक सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। महाद्वीप की परिभाषा अगर आप देखें तो महाद्वीप क्या होता है, एक बहुत बड़ा भूभाग, जो बहुत बड़ा भूभाग अगर हम कोई ले लें जो और किसी बड़े भूभाग से कटा हुआ हो। अब कैसे कटा रहेगा, जल के माध्यम से कटा रहेगा, मतलब आपस में एक परस्पर बहुत बड़ा भूभाग ही मिलकर एक महाद्वीप बनाता है। तो पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत भी अपने आप में एक महाद्वीप जैसा प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि इसके 3 तरफ से सागर हैं, तो ये अपने आप में एक क्या है, महाद्वीप है। इस कारण से भारत को, लेकिन भूभाग बहुत बड़ा है नहीं, इसलिए इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई, इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा के बारे में हम लोग देख लिए थे, दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही देश आते हैं। अब एक हमारा इसी आधार पे लगभग एक सार्क जो है बनाया गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो हमारा दक्षिण एशिया के देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उनमें कुछ देशों को और सम्मिलित करके सार्क बनाया गया है। अब सार्क में कौन कौन से देश हैं ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारतीय राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन है,
सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सारे प्रश्न हैं आपके, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसकी सीमा 8 राज्यों यथा कौन कौन से 8 राज्य? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि हरियाणा का बहुत सारा एरिया दिल्ली एनसीआर का एरिया हो जाता है, और वो फिर ये उत्तर प्रदेश का बहुत सारा एरिया भी मेरठ, गाजियाबाद, ये सब एनसीआर का एरिया हो जाता है, तो हरियाणा से रहेगा ही। फिर ऊपर में उत्तराखंड भी आपका किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार, इनसे सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है, बता चुका हूं मैं आपको, दिल्ली एनसीआर जिसको हम लोग करते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन का जो क्षेत्र कहलाता है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो भी हैं वो आपको वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ दिख रहे हैं, सारे प्रश्न के रूप में है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। प्रश्न आ जाता है कि भारत में कौन से राज्य की रेखा सर्वाधिक लंबी रेखा है, तटरेखा, तो आ जाएगा कि वो उसका उत्तर होगा गुजरात। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है, तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। ये सारे प्रश्न हैं, कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अगर आप लोग भारत देखें तो भारत का लगभग दक्षिण का जितने राज्य हैं वो सारे तो लगभग तटीय राज्य हैं, और ऊपर में कुछ आपके जो पूरब में राज्य हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऊपर में पश्चिम बंगाल हो गया, ये बंगाल की खाड़ी वाले के पास का जो क्षेत्र हो गया, ये सारे कौन से हो गए? ये भी आपके तटीय राज्य हो गए। तो टोटल 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। इधर गुजरात, महाराष्ट्र हो गया आपका पश्चिम में, फिर महाराष्ट्र के नीचे आपका ये महाराष्ट्र के नीचे ये गोवा हो गया, उसके नीचे ये कर्नाटक हो गया, उसके नीचे केरल हो गया। फिर इधर आए तो इधर तमिलनाडु हो गया, उसके ऊपर में ये आंध्र प्रदेश हो गया, उसके ऊपर में ये ओडिशा हो गया, और फिर पश्चिम बंगाल हो गया। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है एवं सिक्किम है। तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य ये भी कितने हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये भी 5 राज्य हैं। पहले इसको हम लोग टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। प्रश्न आ जाएगा कि इनमें से कौन सी राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं? तो आपको देख के लगेगा कि नहीं, ये मणिपुर भी मिल जाता होगा, लेकिन नहीं, मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है बांग्लादेश से। नागालैंड की सीमा नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश का तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है उत्तर पूर्वी राज्यों में। और सिक्किम की सीमा भी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तो याद रखना आसान है, जिसको थोड़ा भी मैप का ज्ञान होगा, लेकिन मणिपुर में कन्फ्यूज हो जाएगा वो। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य कौन कौन हैं? राजस्थान सबसे ज़्यादा, बीएसएफ का एग्जाम्पल देके मैंने बताया था, 1170 किलोमीटर। फिर गुजरात 506 किलोमीटर, पंजाब 425 किलोमीटर। पाकिस्तान, एक इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ मैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो भी सीमाएं भारत से लगी हुई है, इस सीमा पे जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स होती है वो बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वैसे ही जो भी चीन के साथ हम सीमा साझा करता है जो भी प्रदेश, उस वहाँ सीमा पर आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, ठीक है, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यह सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा है। ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा न बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? ये चीन से आती है, और चीन से जो है ये भारत में जब घुसती है तो एकदम
अचानक से मुड़ जाती है, और जहाँ मुड़ती है और जहाँ घुसती है ये किस दर्रे से घुसती है, तो यांग्याप दर्रे के पास। ठीक है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, अब जो हमारा इंडस रिवर है या सिंधु नदी है उससे जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है। सिपकिला नदी का निर्माण, सिपकिला जो दर्रा है, ये सारा दर्रा है, जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो सिपकिला का जो निर्माण हुआ है वो सतलज नदी द्वारा। किस नदी द्वारा, और जेलेपला सिक्किम में है ये, तो इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। ये सारा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले ऊपर में एक टेबल दिया हुआ है दर्रे का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब पूछ देगा कि कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, वो लद्दाख में, और ऊंचाई कितनी है, 5624 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, सोच लीजिए, 5 इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऊंचा है। यहाँ से चीन की जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, चीन को जाने वाली। क्यों, क्योंकि चीन जो है लद्दाख में भारत से सीमा साझा करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो आपका लेह जो हो गया, लेह और कश्मीर घाटी को कौन सा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, आपका लेह को जोड़ता है कश्मीर से। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ये सारा प्रश्न पूछ देगा आपसे। बुर्जिल दर्रा किसको किसको, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, बनिहाल सुरंग में ही है आपका जवाहर सुरंग। ठीक है, जो टनल बनाया गया है इससे, और इससे जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है बनिहाल दर्रे में। अब कौन सा दर्रा कहाँ है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे को। तो दर्रे देख लेंगे। काराकोरम दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक उत्तराखंड। माना उत्तराखंड। नीति उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम। जलेपला सिक्किम। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश। याग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। तो इस टेबल को आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा लद्दाख। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम। जलेपला दर्रा सिक्किम। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा मणिपुर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में, तुजू दर्रा जो है वो भारत में म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है, सिपकिला कहाँ था आपका, तो ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में था सिपकिला दर्रा। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। अब मेघालय में आप क्या देखेंगे कि जो मेघालय की जो भी जातियां हैं, जैसे कि गारो, खासी, जयंतिया, ये जो मेघालय के जो ट्राइब्स हैं ये लोग, तो मेघालय के जो भी आदिवासी जातियां हैं, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, वो क्या करते हैं कि पेड़ों को, ऐसे जो पेड़ लगाते हैं जो जड़ और लत्ते की तरह फैलते हैं, और वे पेड़ जो हैं वो आपस में जुड़ के, लत्ते जो है आपस में जुड़ के एक जीवित जड़ पुल बना लेते हैं, और इसका प्रयोग एक नदी को पार करने में इनका प्रयोग किया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। और ये ट्री, वही जो जिस पौधे का मैं नाम बता रहा हूँ वो रबर ट्री, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहते हैं। अब 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं, प्रश्न आ जाएगा, तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तल्यामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। आदम का पुल जो एडम्स ब्रिज है, राम सेतु भी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में एक जगह है तल्यामन्नार, इसके बीच में समुद्र में डूबी एक प्रवाल, कोरल से बनी हुई एक द्वीप है, और उसी की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है।
अब नोट हम लोग देखेंगे तमिल बहुल जो है जाफना, तो जाफना में बहुत सारे तमिल बहुल क्षेत्र हैं, ये से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। तो एलिफेंटा जो दर्रा है उससे जाफना जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो ज्योग्राफी है इसमें भी समझने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं, याद भी करना है और साथ साथ समझते हुए याद करना है, क्योंकि बिना समझे अगर आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ नहीं पाएगा, और समझ के याद करेंगे तो वो बैठ जाएगा हमेशा के लिए। तो फिर अगले वीडियोज़ में हम आपसे फिर मिलेंगे, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप से हम लोग शुरू करेंगे। ये भारत का भूगोल सीरीज चल रहा है अभी लुसेंट भूगोल में, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप लोग नीडी क्लासेज को जाकर सर्च करें यूट्यूब पर, नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना कीमती कमेंट जरूर हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ सुधार करना है और हमें प्रोत्साहन भी मिले। तो फिर अगले वीडियो में भारत के भौतिक स्वरूप से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए